हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। तो आज की वीकली अपडेट के अंदर सबसे पहले हम बिटकॉइन का एनालिसिस हमेशा की तरह करेंगे कि देखने के लिए कि नए वीक के साथ बिटकॉइन के प्राइस को लेके चार्ट्स में हमें क्या दिख रहा है। साथ में इस वीक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स थे उनका भी हम थोड़ा सा रिकैप देखेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन का अपडेट हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस वीक की ओपनिंग यहाँ पर $19,000 के अराउंड ही हुई और करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस अभी भी हमारा जो एक ये फॉलिंग वेज है उसका जो अपर रेजिस्टेंस जोन है उसके नीचे ही है एंड बार बार हमको रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर फेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर हम देखेंगे फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है जहाँ पर यूजली हमको कुछ टाइम तक प्राइस जो है इसके अंदर जब मूव करने को देखने को मिलती है उसके बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन की प्राइस एक पॉजिटिव ब्रेक करे एंड एटलीस्ट यहाँ पर डेली क्लोज में तो कम से कम इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर सपोर्ट बनाए, जो अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है और बार बार हमको यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। अभी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ऑल्दो प्राइस के अंदर इतना कुछ मूवमेंट आया नहीं है, क्या अभी ये फर्दर कंटिन्यूएशन में डाउनफॉल होता है या फिर प्राइस अगर इसी एरिया पे होल्ड करती है तो क्या अनदर ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर अटेम्प्ट होता है कि नहीं होता है। अगर हम ये बात करें कि अगर फिर से यहाँ पर हमको अब जो है रिजेक्शन देखने को मिलता है तो प्राइस किस लेवल तक जा सकती है, तो उसमें आप एरिया देख सकते हैं $17,000 से लेके $17,500 का एरिया, जो हमारा इस फॉलिंग वेज का जो बॉटम ट्रेंड लाइन है उसके अकॉर्डिंग एक जोन बन जाता है। दूसरा, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा 300 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 17,900-800 के अराउंड यहाँ पर आ गया, तो इस कारण ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर RSI वाइज भी देख लेते हैं कि करंटली सिचुएशन क्या चल रही है, तो इट्स ओके, नॉट मच इज हैपनिंग हेयर। आई थिंक प्रॉब्ली यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव प्राइस ब्रेक आए थोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ, दैट्स गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो प्रीवियस RSI का पॉइंट था इस लेवल पे अगर आप देखोगे वो यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आया भी यहाँ पर और RSI अगर इस लेवल के ऊपर चला गया तो फिर से वो एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है विच कैन रिजल्ट इन फर्दर कोलैप्स। बट ये एक चीज़ है जो मैं अभी मॉनिटर कर रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन RSI किस तरह से मूव होता है, बट आई विल अपडेट यू जिस तरह से चीज़ें आगे यहाँ पर होती हैं। थोड़ा सा अगर फंडिंग रेट को हम देखते हैं करंटली, तो फंडिंग रेट अभी भी फिर भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, विच ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव आइडिया कि थोड़ा सा प्राइस में डंप आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं करंटली यहाँ पर बुलिश हैं। तो अभी फंडिंग रेट को भी मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहूँगा टू सी कि प्राइस मूवमेंट के साथ किस तरह से वो चेंज होती है। अगर ऑल ऑन प्लेटफॉर्म्स हमको नेगेटिव अच्छी फंडिंग रेट देखने को मिले तो बाउंसेस की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन यहाँ पर रहती है। तो गाइज ये हो गया करंटली BTC का अपडेट। बाकी आपका टीए क्या बोलता है BTC को लेके इस वीक के अंदर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अभी रिसेंटली जो इतने सारे हैक हमको देखने को मिल रहे हैं स्पेशली बेयर मार्केट के अंदर। अगर आप अलोन 2022 के अंदर देखेंगे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ईयर बना है जहां पर हैकर्स ने अराउंड $3 बिलियन इन हैक्स या एक्सप्लॉइट के अंदर यहां पर किसी तरह से चोरी करें हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं इस साल के जो सबसे बड़े हैक हैं स्क्रीन के ऊपर। अब इन हैक्स को लेके भी अगर हम बात करें तो यूएस इंटेलिजेंस का ये बोलना है कि काफी सारे यहां पर हमको क्रिप्टो के अंदर जो हैक्स देखने को मिले हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यहां पर नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप, जैसे लाजरस करके काफ़ी फेमस हैकर ग्रुप है, कि वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ हैक करने के लिए। जैसे अभी रॉनिन बिच का जो हैक यहाँ पर हुआ था, हार्मनी का हैक हुआ था, उसके बारे में बोला जा रहा है कि लाजरस ग्रुप जो था उसके अगेंस्ट में था और ये हैकिंग करके वो फंड्स को इसलिए चोरी कर रहे हैं ताकि नॉर्थ कोरिया के अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो यहाँ पर फंड कर पाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, 12 अक्टूबर एक काफ़ी बिजी डे था हैकर्स के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 प्रोटोकॉल थे जो यहाँ पर हैक हुए एक सिंगल डे के अंदर। अगर आप देखोगे मैंगो मार्केट्स जो एक पॉपुलर फ्यूचर एक्सचेंज है सोलाना के ऊपर, वहां पर अराउंड 100 मिलियन का हैक हुआ। रेबी वॉलेट का सॉफ्ट फीचर जो है उसको यहां पर एक्सप्लॉइट किया गया जहां पर यूजर्स फंड्स को ड्रेन कर पाए। साथ में टेम्पल डाओ भी हैक हुआ था, $2 मिलियन वर्थ ऑफ फंड्स जो थे चोरी यहां पर हुए। साथ में पैरासॉप का डिप्लॉयर एड्रेस भी हैक हुआ था, लेकिन पैरासॉप की टीम काफी क्विक थी इस चीज को लेकर रिस्पॉन्ड करने में, जहां पर उनका ये बोलना है कि ये एड्रेस पहले ही उन्होंने रिटायर कर दिया था, टीम ने बहुत पहले इसको छोड़ दिया था, तो इतना कुछ ऐसा हुआ नहीं है और सारे फंड्स जो हैं और प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर सेफ है। साथ में यहाँ पर कुआन प्लेटफॉर्म का जो ब्रिज है वो भी एक्सप्लॉइट हुआ जिसमें $1 मिलियन जो है यहाँ पर चोरी है। जब ये हुआ तो कुआन टोकन भी जो है ऑलमोस्ट 95% डंप कर गया, सिर्फ 1 मिलियन चोरी हुआ और 95% डंप। वाओ।
बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सुशी स्वैप ने काफ़ी महीने लगाने के बाद अपने जो नए सीईओ हैं उनको अपॉइंट किया, जिनका नाम है जेरेड ग्रे। लेकिन ये नए सीईओ के आते ही काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन जो इनके ऊपर लगाए गए, जहां पर उनको क्रिप्टो स्कैमर भी बोला गया। नए सीईओ को लेके ये बोला जा रहा है कि इनका जो पास प्रोजेक्ट था ALQO, उसकी ऑलमोस्ट 70% सप्लाई जो है वो उन्होंने यहाँ पर चोरी करी थी एंड यहाँ पर कहीं पर डंप करी थी। और साथ ही में यहाँ पर फाइनेंशियल एलिगेशन के साथ एक वियर्ड एलिगेशन यहाँ पर ये भी है कि जो जेरेड ग्रे हैं वो उनको अक्यूज़ किया गया कि उन्होंने सेक्सुअली किसी हॉर्स को यहाँ पर असॉल्ट किया है। ऑल्दो जेरेड ग्रे को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सारे के सारे जो एक्यूजेशंस हैं उसको यहाँ पर बोला है कि डिनाई किया है, बोला है कि ये सही यहाँ पर नहीं है। जब ये न्यूज़ आई थी तो ऑलमोस्ट सुशी टोकन जो है 15% यहाँ पर ड्रॉप हो गया था, लेकिन उसके बाद अब रिकवरी जो है टोकन के अंदर हमको देखने को मिली है। अब एक तरफ यहाँ पर सुशी स्वैप के जो नए सीईओ उनको लेके ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं, साथ में अगर देखेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा जो रेजिग्नेशन है क्रिप्टो स्पेस के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर देखने को मिले, जहाँ पर ऑलमोस्ट 10 हाई प्रोफाइल सीईओ जो हैं उन्होंने अपनी पोस्ट से यहाँ पर रिजाइन किया। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्रिप्टो टैक्स की बात करते हैं। तो क्रिप्टो टैक्स की बात है तो इंडिया से न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर ये न्यूज़ है पोर्चुगल से, जो काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली टैक्स लॉ जो थे पोर्चुगल ने यहाँ पर लेके आए थे। ऑलमोस्ट मतलब क्रिप्टो पे कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा स्टांस जो अपना यहाँ पर चेंज किया है, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो भी एसेट्स अगर आप 1 साल से कम होल्ड करते हो तो उसके ऊपर 28% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे एसेट्स जिनको 1 साल से लंबा यहाँ पर होल्ड किया है तो उसके ऊपर स्टिल एग्जेम्पशन जो है यहाँ पर मिल जाएगा, विच आई फील इज स्टिल गुड। कि मतलब लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तब तो आपका टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप जो उसकी होल्डिंग है वो 1 साल से कम है तो यहाँ पर वो 28% जो है यहाँ पर लगा रहे हैं। तो हॉडलर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा टैक्स अभी भी है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर फिरोजाबाद पुलिस ने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल पुलिस कंप्लेंट ऑन blockchain.in। इस पोर्टल के द्वारा यहाँ पर जो लोग हैं अपनी FIR को यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं एंड उसका पूरा जो ट्रैक है ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। यहाँ पर फिरोजाबाद पुलिस डिपार्टमेंट का बोलना ये है कि इससे यहाँ पर ये होगा कि जो भी FIR लॉन्च होती है तो उसको फिर मैनिपुलेट करना या उसको डिलीट करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लस जो भी कंप्लेंट्स आती है उसका पूरा ट्रैक रखा जाएगा कि कब FIR हुई, किसको असाइन हुआ केस और उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड रहेंगी और डिलीट नहीं हो पाएंगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो आएंगी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा ये सिस्टमैटिक काफ़ी सारी चीज़ों को करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक यूज़ केस जो है यहाँ पर ब्लॉकचेन का बन सकता है। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर पॉलीगॉन की जो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, जो डिसेंट्रलाइज तो नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए आप डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन को नहीं यूज़ कर सकते, तो उसको उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, गूगल ने यहाँ पर पार्टनर किया है कॉइनबेस के साथ, जहाँ पर कुछ सेलेक्ट कस्टमर्स के लिए क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो क्रिप्टो के अंदर पेमेंट यहाँ पर लेंगे, बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो के अंदर अर्ली नेक्स्ट ईयर तक। इन रिटर्न कॉइनबेस ने यहाँ पर बोला है कि उनकी जो डेटा रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं जो अभी करंटली अमेजॉन क्लाउड के ऊपर है वहां से वो मूव करके गूगल क्लाउड के ऊपर आ जाएंगे। साथ ही में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, जो अमेरिका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है, उन्होंने भी यहाँ पर अपने कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना यहाँ पर चालू कर दिया। तो BNY मेलन पहला सबसे बड़ा US का बैंक बन रहा है जो यहाँ पर लोगों के अपने क्लाइंट्स की जो क्रिप्टो है उसको स्टोर करेगा और उसको यहाँ पर होल्ड करेगा, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम आइनरी की बात करते हैं। और आइनरी अगर आपको नहीं पता तो क्रिप्टो इंडिया के साथ पार्टनर्ड है। हमने रिसेंटली उनके साथ AMA भी किया था जहां पर वो प्लान करें एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट को लॉन्च करने का। तो फाइनली उन्होंने अपना टेस्टनेट जो है वो सितंबर 2022 के अंदर लॉन्च कर दिया और ऑलमोस्ट उनके अभी जो वैलिडेटर नोड्स हैं वो यहाँ पर 600 to 800 नंबर जो है वो क्रॉस यहाँ पर कर चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जितने नोड्स होते हैं उतना आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नेटवर्क बनता है। साथ ही में उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी VC फंडिंग और कमिटमेंट्स जो हैं वो भी मिले हैं। एक तो 50 मिलियन का मिला है जेम डिजिटल की तरफ से, साथ में मेटावेस और ट्रुथ वेंचर्स भी यहाँ पर हैं। साथ ही में यहाँ पर आइनरी का जो INR टोकन है उसको भी फाइनली इन्होंने यहाँ पर हुओबी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च कर दिया है। एंड अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है, तो इनके लिए अभी बिल्ड वाला मोड जो है वो ऑन है, जहाँ पर अपना मेननेट ये लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं Q1 2023 तक। तो अगर एक्चुअल में ये एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी क्रूशल टाइम है, जहाँ पर ये डेवलपर्स और एम्बेसडर्स को भी काफ़ी देख रहे हैं जो इनके प्रोजेक्ट का पार्ट बने। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक एम्बेसडर प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर आप रिवॉर्ड जो है वो अर्न कर सकते हो, तो और वो एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी, क्योंकि अगर Web3 प्रोजेक्ट है एंड अगर डिसेंट्रलाइज बनना है तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी भी जो है वो पार्टिसिपेट करे। तो उसी को लेके एम करते हुए इन्होंने अपना एम्बेसडर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।
बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के सीपीआई नंबर्स यहां पर आ चुके हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि 8.1% नंबर यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर सीपीआई नंबर्स आए 8.2% पे। अगस्त अगर आप देखेंगे 8.3, तो सिर्फ 0.1% से नीचे इन्फ्लेशन यहां पर हुआ है। जब ये इन्फ्लेशन नंबर्स आए तो काफी हाई वॉलेटिलिटी हमको बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 5% का डंप आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रैली भी आई, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस $19,000 तक यहां पर पहुंची। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जहां पर यूएस डॉलर काफी ज्यादा रैली कर रहा है, तो यहां पर हमने कंपैरिजन में निकाला देखने के लिए कि बाकी कंट्रीज की जो करेंसीज है वो किस तरह का परफॉर्मेंस यहां पर यूएस डॉलर के अगेंस्ट में दे रही है। जहां पर अगर आप देखोगे रशियन रूबल जो है वो काफी पॉजिटिवली यहां पर अभी मूव कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि रशिया में अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, वो अपने जो फिएट करेंसी है उसकी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वो डॉलर के अगेंस्ट में कोलैप्स नहीं करे, जो शायद यूएस और बाकी नेटो नेशंस काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग उसको रखने के लिए हो सकता है दे आर ट्राइंग टू कीप इट अप, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर रशियन रूबल जो है और नीचे क्रैश करेगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जो चीज़ें लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उसका उल्टा हमेशा होता है। तो लोगों ने सोचा था कि रूबल और नीचे गिर जाएगा, लेकिन अभी वही है जो यहाँ पर यूएस डॉलर को इन अ वे आउट परफॉर्म यहाँ पर कर रहा है, चाहे मैनिपुलेट करके या कंट्रोल करके कैसे भी, बट दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस, ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स। अब यहाँ पर हम फन फैक्ट ऑफ द वीक देखते हैं। तो इस वीक का फन फैक्ट ये है कि इथेरियम फाइनली यहाँ पर डिफ्लेशनरी फिर से बन गया। जब से इथेरियम 2.0 पे मूव किया प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, तब से डिफ्लेशनरी नहीं था, अब फाइनली जाके डिफ्लेशनरी यहाँ पर हो चुका है अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ultrasound.money। और उसका मेन रीजन ये है कि इथेरियम पे यूजेबिलिटी, मतलब जो गैस ट्रांजैक्शन है वो फिर से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई। तो जितना लोग ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर इथेरियम जो है बर्न होंगे, तो उससे डिफ्लेशनरी वो बन सकता है। तो अभी करंटली वो यहाँ पर बना है, एंड अगर इसी तरह से ट्रांजैक्शन बढ़ते रहे तो डिफ्लेशनरी यहाँ पर रह सकता है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कम होए तो फिर से यहाँ पर जो डिफ्लेशनरी है इथेरियम यहाँ पर नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को भी देख लेते हैं। तो गाइस, ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट है पूरे मार्केट को लेके, बिटकॉइन को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।